सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, डिजॉल्व होगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे उसी सबस्टांस का। क्या क्या बोले? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो 100 ग्राम पानी सॉल्वेंट में जितना ग्राम चीनी डिजॉल्व कर रहे हो, नमक डिजॉल्व कर रहे हो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिजॉल्व कर रहे हो, तो जो 10 ग्राम नमक 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व हुआ ना 100 ग्राम पानी में, उसी 10 ग्राम को हम क्या बोलेंगे? चीनी की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यदि डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that dissolve in particular amount of solvent at constant temperature called as solubility of that substance. Maximum amount of solute that dissolve in particular amount of solvent, maximum amount of solute that dissolve in particular amount of solvent at constant temperature called as solubility of that substance, ठीक है। ये पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम भी हो सकता है, 1000 ग्राम भी हो सकता है, ये डिपेंड कर रहा है। यदि आप मोललिटी के लिए जा रहे हो तो 1 किलो सॉल्वेंट में परसेंट बाई मास देखना है तो 100 ग्राम में। क्लियर है? अब सॉल्युबिलिटी हम लोगों को दो तरीके का पढ़ना है। एक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या लिखा था किताब में कि वी रीड मोस्टली अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। और एक और सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दोनों को लिक्विड सॉल्यूशन ही कहेंगे। एक में सॉलिड यानी नमक या चीनी डिजोल्व करना है, एक में गैस डिजोल्व करना है, ऑक्सीजन गैस पानी में डिजोल्व करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी जो पढ़ना है, लिखिए जल्दी से। बहुत बात पढ़ करना है, एकदम शांति से सुनिएगा, सब दिमाग में सेट कर जाएगा। ठीक है, साइडे रहती।
पढ़ना इसमें यह है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किस किस बात पे डिपेंड करता है और गैस इन लिक्विड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक बनेगा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे? सही में न लिखे? डिपेंड्स ऑन चला गया तुम लोग एक रहमा से बरहमा में, अभी तक जो है नहीं लिखे कहता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट या सबस्टांस भी आप लिख सकते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है। अब सुनिएगा नेचर कैसे डिस्क्राइब होगा, इसमें बहुत बात है। नेचर, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल बेसिकली 3 नेचर का होता है। एक तो आयनिक नेचर होता है, दूसरा पोलर कोवैलेंट नेचर होता है, और तीसरा नॉन पोलर कोवैलेंट नेचर होता है। ठीक है, अब मतलब सुनेगा भी, अब लिखने ही पे खाली दिमाग न लगाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व मतलब क्या? लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब क्या? जैसे को तैसा ही घुलाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक। इसमें ए, आयनिक सबस्टांस डिजॉल्व इन वाटर। जितना आयनिक सबस्टांस होगा वो वाटर में डिजॉल्व होगा। अब बताते हैं क्यों डिजॉल्व होगा। सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। देखो, NaCl सॉलिड, इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो Na प्लस एक्वस, AQ लिखें, प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, यानी Na प्लस पानी के साथ मिल गया, डिजॉल्व हो गया। कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, घुल गया, तो घुल मिल गया। ये एकदम आपके जैसे, जैसे कि आप जो है बैठते उसी के साथ हैं जिसके साथ आप घुल मिल जाते हैं। मतलब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कोई ना कोई मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन लगता है। नहीं, लेकिन अभी मजा उसके तरफ ज्यादा आया, हमारे तरफ तो भूल ही गए सब, क्योंकि उसमें मजा आया और हम तो पढ़ा रहे हैं वैसे ही बेमजा वाला काम। अरे बंद कर लो। क्या बोलते हैं कि वो मोबाइल को वाइब्रेशन में रखो, उसके बाद सब समझ ही गया। देखो, एक सब देखो, ये Na एक्वस लिखने का क्या मतलब है? Na एक्वस लिखने का क्या मतलब है? देखो, Na प्लस पानी में जाता है तो पानी में OH2। ठीक है, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, देखना फिर बन जाएगा, उतार ही नहीं पाओगे, भारी लगने लगेगा। ये ऑक्सीजन हेड के थ्रू सोडियम के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है।
और इसी अट्रैक्शन, इसी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के वजह से NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस यहां दिखाई पड़ रहा होगा, Cl माइनस भी पानी में हाइड्रोजन के हेड के थ्रू, हाइड्रोजन हेडेड ऑक्सीजन, देखो उसी को घुमा के लिख दिए क्लोरीन के लिए। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा? स्लाइटली पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज पड़ेगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज वहां पे दिखाई दे रहा है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बोलेंगे कूलम भाई साहब वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आयनिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगा और इसी इंट्रैक्शन की वजह से NaCl पानी में घुल जाएगा, है ना। जैसे तुम उसमें घुल गए हो, है ना, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। उसका दिमाग तुम्हारे दिल के पास रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है। अब देखो, देख लिया सब। Na+ को क्या बोलोगे? अभी तक तुम लोग को नाम नहीं पता है। इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम आयन। इसको बोला जाता है हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। कहा जाता है कि जितने भी आयनिक सबस्टांस होंगे पानी में जाकर के पानी के साथ यदि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा पानी के साथ वो पानी में नहीं घुलेगा। जैसे पेट्रोल डीजल को पानी में मिला दें तो दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं होता, तो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है। तो इसका नाम होगा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ, क्या लिख देंगे, सोडियम आयन। ठीक है। हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ सोडियम आयन, और इसको कहेंगे हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ Cl माइनस। स्लाइटली प्लस ऐसे लिखें, स्लाइटली माइनस ऐसे लिखें, दिखाई दे रहा है सबको? कोई भी चीज जैसे कैल्शियम क्लोराइड ही घुलाएंगे तो कैल्शियम को वाटर इसी रूप से घेरेगा, Cl माइनस को इसी रूप से घेरेगा और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। तो आयनिक सब्सटेंस soluble in water is due to which type of molecular interaction? That is ionic force of attraction.
ड्यू टू आयनिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, यही सवाल था एनसीईआरटी के इंटेक्स में, which type of intermolecular interaction occurs in between ethanol and water, यही सवाल था। लेकिन यहां पर NaCl और वाटर के बीच में जब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस लगेगा तभी एक दूसरे में वो घुलेगा। तो जितने भी आयनिक सब्सटेंस पानी में डिजोल्व होते हैं किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? आयनिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन से, है ना। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, इसको आप कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो यदि सब्सटेंस किस नेचर का होगा, बोलेंगे सर आयनिक नेचर का होगा, तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अब जितना केमिस्ट्री में आयनिक सब्सटेंस होगा, यानी जितने में कैटायन और एनायंस आपको बनते हुए दिखे सब आयनिक है और वो वाटर में सॉल्युबल होगा क्या। अब थोड़ा सा इसमें थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट को समझना है। आयनिक सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, इसका थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, समझेंगे। थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट का मतलब एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखो NaCl एक सॉलिड था, तो यदि इसको पानी में डिजोल्व करना था तो एनर्जी लगेगा ना, यहां तोड़ने में, क्रिस्टल को तोड़ने में एनर्जी लगेगा। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। और जब Na+Cl- पानी में निकल आया तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शंस के वजह से एनर्जी रिलीज होगा। जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो के बीच लगता है तो एनर्जी रिलीज होता है। बुझते हैं ये बात? अभी लगन का टाइम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगना रहता है, एनर्जी रिलीज होता है दोनों तरफ से, है ना। सबको नया नया कपड़ा चाहिए होता है, पैसा देंगे तभी ना, तो बाजार में पैसा के रूप में एनर्जी रिलीज हो रहा है। फिर बाराती जाने के लिए फूफा जी मामा जी को सफारी चाहिए होता है, कपड़ा भी सफारी, गाड़ी भी सफारी, अब उसमें भी पैसा रिलीज करिए। अब मामा जी फूफा जी बाराती जाएंगे तो वहां पे वो एनर्जी रिलीज कर देंगे नागिन डांस करके, तो हर फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्योंकि दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। यही बात है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगेगा? सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हेड के थ्रू। तो इस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो दो तरह का एनर्जी यहां पे लग जाता है ये घुलने में, एक लैटिस एनर्जी और दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी लगता है और हाइड्रेशन एनर्जी वो देता है, रिलीज करता है। अब जितना चीज को आप चम्मच लगा के
हिला करके मिलाते हैं तो आप फ्रिक्शन एनर्जी उसमें दे रहे होते हैं, दैट विल बी द लैटिस एनर्जी। उसका सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक होगा, और जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जैसे चूना में पानी मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, देखें कभी चूना में जब पानी मिलाइएगा तो वो वेसल गर्म हो जाएगा और साथ में मिलाने वाले को गलियाता भी है, बुदबुदा के, है ना। चूना में पानी लेगा फुद 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 करेगा, साउंड एनर्जी के रूप में इवॉल्व होता है। वेसल गर्म हो गया, हीट एनर्जी के रूप में इवॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी केमिकली इंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो इसी नेचर में अगला टॉपिक डिस्कस करिएगा, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। 11th के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी बताए और अभी भी बताना है ना। वो एक बार उस समय बताए इसलिए थे कि इस बार वाला बिल्कुल समझ में आए। थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, पहला क्या, लैटिस एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, रिलीज नहीं रे गधा, रिलीज देख के कॉपी कट जाएगा, तुम बोलोगे लिखे तो थे पता नहीं कैसे काट दिए। कैसे चेक करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, है ना, क्रिस्टल लैटिस ब्रेक या डिसोसिएट लिख सकते हो, मॉलिक्यूल है तो डिसोसिएट, है ना। 1 मोल of crystal lattice break or dissociate called as lattice energy। दूसरा इसमें एनर्जी लगेगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसमें लिखिएगा रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल hydrated complex, hydrated complex is formed, 1 मोल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। एक मोल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है, यानी 1 मोल सोडियम को वाटर घेर लेगा सब चारों तरफ से, है ना। 1 मोल क्लोराइड आयन को वाटर घेर लेगा, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसी को कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो ये लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड है और ये रिलीज है। आपको याद करने के लिए बस यही 2 शब्द है, बाकी तो बात बनावटी है ना। लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। अब यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, मतलब समझ रहे हो, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। यहां देखो समझो, पहले इसको तोड़ने में 200 जूल एनर्जी लग गया और ये बना, है ना।
तो 50 जूल रिलीज किया, ये भी 50 जूल रिलीज किया, तो सब मिला के कितना रिलीज हुआ, लगा कितना? तो आपको तो 100 जूल का घाटा हो गया ना, उस सॉल्यूशन बनाने में आपको 100 जूल लग गया। जितने सबस्टांस को गर्म करके डिजोल्व किया जाता है या सुसुम करके घोला जाता है, पानी नहीं, एक प्रोसेस होता है घर में, थोड़ा सुसुम पानी में घोलो, तो सुसुम पानी क्यों किए आप? जो सॉलिड था उसको लैटिस एनर्जी देने के लिए आपने सुसुम पानी किया, और चूंकि उसके हाइड्रेशन से उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जितने को थोड़े गर्म पानी करके डिजोल्व करना है उसका सॉलिबिलिटी इंडोथर्मिक है, और वैसे केस में क्या ज्यादा है? लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो अगला पॉइंट होगा solubility of solid in liquid depends on solid in liquid is may be endothermic or exothermic. It depends on the amount of lattice energy and हाइड्रेशन एनर्जी। ये डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे। If lattice energy greater than hydration energy, solubility is endothermic. Solubility is endothermic। यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा है, if lattice energy less than hydration energy, solubility is exothermic। तो सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक भी हो सकता है और सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किसी भी सबस्टांस के लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। यदि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक होगा। ऐसे सबस्टांस को जनरली हम लोग पानी में पानी को गर्म करके डिजोल्व करते हैं। थोड़ा गर्म करना होता है मतलब चम्मच लगा के रगड़ भी देंगे
तो थोड़ा हो गया। यदि और हीट चाहिए तो सुनगुना पानी में, और हीट चाहिए तो गुनगुना पानी में, और हीट चाहिए तो हॉट वाटर में। सीधा सा बात। यदि लैटिस एनर्जी कम है, सॉलिड लाइक चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो उसमें पानी डाल देंगे तो वो खुद ही एनर्जी रिलीज करता है, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। वो गर्म कीजिएगा तो उल्टे जम जाएगा सब, नहीं, उसको गर्म नहीं करना है, वो अपने आप को एनर्जी देगा, है ना। साथ में गली आएगा भी। चूना को पानी में डिजोल्व करिएगा तो बुदबुद आता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। प्लग इन प्लग आउट होता रहता है ना तेरा, प्लग इन प्लग आउट, प्लग आउट में प्लग इन हो जाता है, गली आता है मतलब। वही शब्द इसीलिए बोला जाता है कि आपका ध्यान बोर्ड पे आए। लिख दिए। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सॉलिबिलिटी में एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ आया, समझ आया। पहली बात होती है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को तोड़ना। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी लगता है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। और वो सब्सटेंस जब पानी में डिजोल्व होता है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जाता है, और यदि कोई मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक दूसरे के साथ जाता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब समझ में आने के लिए आपको हम कितनी बार बताए हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी कहां से आ जाता है, तो फोर्स ही से एनर्जी आता है। देखिए आप यहाँ पे, ये सोडियम आयन था, वाटर मॉलिक्यूल कहीं और था, तो सोडियम और वाटर के बीच में फोर्स लगा, तो बर्गडन का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स का नेचर कूलम सा वाला है, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, तब फोर्स लगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, पोजीशन तो चेंज हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बर्गडन निकलेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू हाइड्रेशन एनर्जी। और कुछ नहीं है हाइड्रेशन एनर्जी, कहां से एनर्जी आ गया, यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना। ये दोनों के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और जो पार्टिकल एक दूसरे के तरफ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, दे विल अपीयर एज हाइड्रेशन एनर्जी। पहला नेचर डिस्कस हुआ, सब बात हो गया। जितने भी आयनिक सब्सटेंस होंगे वाटर में सॉल्युबल होगा। हाउ दे आर सॉल्युबल, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, लैटिस एनर्जी। तो एक इंपॉर्टेंट बात था, हाउ दे डिजॉल्व, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, हाउ दे डिजॉल्व, आयनिक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, तो लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, क्लियर। दूसरा नेचर, नेचर में बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस, polar covalent substance also dissolve in water, also dissolve in water। और डिजोल्व का मतलब, डिजोल्व का मतलब ये दोनों के देखो एक दूसरे में डिजोल्व हो गया है, मिल गया है, नहीं अरे हाँ, ऐसे ही सब एक दूसरे में मिल जाता है। अब देखो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मतलब तो जानता है तुम लोग, और नहीं जानता है तो हम बताते हैं। HCl नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, इसमें क्लोरीन एटम बेईमान है, नहीं सुना है, 2 2 4 2 6 और 1 7।
और इधर हाइड्रोजन है। क्लोरीन एटम, अरे बोलो ना, हम जो बोल रहे बेईमान है। कौन सा नेचर बोला जा रहा है केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले शेयर किया इलेक्ट्रॉन और फिर उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और हालांकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल नहीं छोड़ता लेकिन उसके तरफ रहता है। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा यहाँ पे? स्लाइटली प्लस। और क्लोरीन पे, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट हो गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ, यानी बेईमान एलिमेंट के तरफ। कई वो एलिमेंट मोस्ट बेईमान है पीरियोडिक टेबल? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, 4 एलिमेंट का बेईमान एलिमेंट में नाम है फोकलन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ये जिस जिस मॉलिक्यूल में रहता है ना, उसको कैसा बना देता है? ये पोलर कोवेलेंट, यदि हाइड्रोजन के साथ। अब ये मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट है और ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी हम बना देते हैं। एकदम सुनते रहिएगा, बहुत बात करना रहता है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? ऑक्सीजन नहीं बेईमान है, दूसरा बेईमान तो यही है। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? अब फिजिक्स में शायद पढ़ना है, अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, द सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज। चुप रह गया सब यार, तुम लोग गधा है एकदम से, इतना बेसिक बात। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, द सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज। आप देखिए, आप यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दिस मॉलिक्यूल बिहेव एज ए डाइपोल एंड वाटर मॉलिक्यूल आल्सो बिहेव एज ए डाइपोल। अब इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दे विल मॉलिक्यूलरली इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनिएगा सुनिएगा, HCl, ऑक्सीजन H और इधर में H, हाइड्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो के बीच लगता नहीं है, तब तक वो एक दूसरे में घुलता नहीं है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। दैट इज व्हाई ऑल पोलर कोवेलेंट सबस्टेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना? क्या लिखेंगे? पोलर कोवेलेंट सबस्टेंस आर soluble in water, soluble in water due to dipole dipole intermolecular। इंटरमॉलिकुलर मतलब कोई बड़ा बात है? इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, है ना? दैट इज बाय रिटेन इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल दो मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है ना? एक डाइपोल और ये एक डाइपोल। सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल। एक डाइपोल और एक डाइपोल, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है ना? हम बता रहे हैं नेचर कोई किसी में कैसे घुल जाता है ना? जैसे हमारा कुछ बच्चा जो आज नहीं आया, वो जरूर अभी स्किप पूरी पार के आगे घूम रहा होगा, और जो उसके साथ होगा उसका भी मन होगा, वो भी घूम रहा होगा।
हाँ नहीं तो चलिए दिखा देते हैं। उसी रेडियस में होगा कहीं ना कहीं। और उस पार्क के अंदर भी एक उधर छोटका पार्क है, उधर ज्यादा दिखेगा। अरे तो हम लोग लोटा लेके जाते थे उसमें। आप लोग पैसा देख के जाते हैं। आज तो वही। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा लगता है। अकेले तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही दो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, कुछ ना कुछ वही कारण ढूंढ रहे हैं, कौन किस में क्यों घुला है। पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस आर soluble in water due to डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यही इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह पूछा जाता है, सब जगह आता है। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन बात तो है, ये तो एकदम अंदर से केमिस्ट्री है। कोई किसी में कैसे घुल रहा है ये बताइए। अगला सी। HF HCl HBr सब अमोनिया भी वाटर में सॉल्युबल है। पूछे क्यों, तो NH3 सॉल्युबल इन वाटर, वहां पे कारण थोड़ा अलग हो जाता है। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगला टॉपिक। बड़े अब डाइपोल काहे भूल जाते हैं, दो गो पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, स्मॉल डिस्टेंसेस सेपरेटेड, डाइपोल कहेंगे, है ना। तीसरा सी, बदल रहे हैं। कुछ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो हो गया, कुछ नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जनरली कहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है। तो वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में इनसॉल्युबल होता है जनरली, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिक है ना, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। तो इसके भी कारण है, ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सी, सी सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर
ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आपको घुमाने के लिए, यानी आपको थोड़ा सा बहलाने के लिए लिखता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट बट सॉल्युबल इन वाटर, जस्टिफाई इट। ये तो नॉन पोलर कोवेलेंट ही होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? तो उसी का कारण देख रहे हैं। सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। देखिए मॉलिक्यूल का एग्जांपल जो बहुत कॉमन एग्जांपल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ये तो कंफर्म जानते हैं ना, सब पानी में घुलता है। अब देखिए ये पानी में इसलिए घुलता है कि पानी के साथ कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आप लोग थोड़े बड़े भी हुए, ROH लिख दें। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्कोहल हो जाएगा सब के सब, क्या? तो ROH है, पानी में घुल रहा है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? स्लाइटली पॉजिटिव। अब पानी में भी हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव। ऑक्सीजन में दो गो लोन पेयर होता है तो दो गो बॉन्ड बना देना चाहिए, प्लस माइनस माइनस माइनस। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल के बारे में कहे soluble in water, what molecular interaction occur? कौन सा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के बारे में जान लीजिएगा, एसिड के बारे में भी जान लीजिएगा। आर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस H के साथ वाटर मॉलिक्यूल, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल, और इधर भी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से ही दिखाना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IHB। तो सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आल्सो सॉल्युबल इन वाटर बाय फॉर्मिंग intermolecular hydrogen bonding with water. Some organic molecule like alcohol, carboxylic acids are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding with water, with water। लिखिए लिखिए, फोटो एकदम खुलेआम बनाइए कॉपी पे। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात जाननी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आएगा तो ये बात बनाना है। और पूरी तरह से लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है।
नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, एक ब्लू वाला शायद काला पे लिख दिया ना। पढ़ेगा ना किताब अब? कहने पे एनसीईआरटी का किताब खरीद रोज 4 पेज पलटता है फिर रख देता है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत ही पढ़ा दिए मोलरिटी मोलरिटी, लेकिन उतना तो पढ़िएगा ना, और उतना सवाल बनाइएगा कम से कम। नहीं बुक लाएगा कि हम बुक दिखाएं? पूरा तो पढ़ दिए किताब जी 4 पेज। अब हम बोर्ड पे पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग भी मोबाइल में एनसीईआरटी निकाल के पढ़े लगना। फिजिकल किताब पढ़ना है पूरा का पूरा रख के, अंडरलाइन करके। तो शुरू हो गया आईपीएल। क्या बोले थे? बोले हैं इसको कि अभी शुरुआत के 2 महीना यदि आईपीएल देखा जाएगा तो बीपीएल होने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। 4 साल और बीपीएल में नाम लिखवे पड़ेगा जाके जबरदस्ती, इसलिए थोड़ा सा कम कीजिए। गए हैं। नहीं ये सब मॉलिक्यूल का, जैसे मोबाइल पे यदि वॉल पेपर लगेगा तो क्या तुमको खराब लगता है? ये वॉल पेपर कितना अच्छा वॉल पेपर है, देखो देखिए, कहाँ अल्कोहल कहाँ वाटर मॉलिक्यूल, क्या खराब है? पूरा का पूरा केमिस्ट्री जैसा लगता है, देखो क्या क्या खराब। नहीं ये खराब वॉलपेपर है। ये अनजान लोग को समझ में भी नहीं आएगा, और बेचारा देखेगा गौर गौर से क्या क्या लिखा है, कौन सा सैंपल है। लिखिए, लिखना तो है ही। हाँ, फार्मूला का वॉलपेपर जी, जो पढ़ रहे हैं उसका वॉल, वो जो झूठे फोटो लगाते रहता है वो सब, तो बढ़िया नहीं कि हमारे काम का आएगा, कुछ रिवीजन हो जाएगा, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है ये पता चल जाएगा। 3 वो स्ट्रक्चर है, बच्चा समझे तो उसको काट काट के 3 वो वॉलपेपर आज बन सकता है। एक में आयनिक फोर्स दिखाना है, एक में डाइपोल डाइपोल दिखाना है, और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना। बस इतने ही पढ़ाए, 3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट से बेसी का पढ़ाई नहीं है यदि याद किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? बस 3 या और न्यूमेरिकल के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब रहता है जो आसान है। रीजनिंग क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है एसर्शन रीजन का, ये एसर्शन रीजन में अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसर्शन है, करेक्ट है। नीचे लिखा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर।
ये सही है, एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। लेकिन वहीं पे जब लिखेगा कि अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। ऐसे एसर्शन रीजन बन रहे है ना। तो जानकारी होगा तो एसर्शन रीजन बनेगा, और नहीं तो वो एसर्शन रीजन कहां से कैसे बन जाएगा। एसर्शन यदि पता है, रीजन आपको नहीं पता एग्जैक्टली, तो मुश्किल होगा। इसीलिए वो सवाल बदलते जा रहा है कि बच्चे को अब इस दिमाग पे टेस्ट करते हैं, और आसानी है। बड़े अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि, अरे बोलो ना रे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दोनों के बीच। सी हुआ है डी, डी नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल are generally insoluble in water, insoluble in water and soluble in organic solvent, soluble in organic solvent। अब जैसे बेंजीन C6H6 सॉल्युबल इन टॉलिन कह सकते हैं आप C6H5CH3। देखिए जैसे को तैसा डिजोल्व करता है, ये भी हाइड्रोकार्बन वो भी हाइड्रोकार्बन, ये दोनों आपस में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। सुना है ना तुम लोग, पेट्रोल में केरोसिन मिला दिया, डीजल में केरोसिन मिला दिया, है ना। ज्यादातर रिमोट एरिया में टेम्पो उसी से चलता है ना, तो उसी की वजह से काला काला धुआं निकलते रहता है। तो मिला दिया मतलब डिजोल्व हुआ। पेट्रोल एक्चुअली में मिक्सचर है, लेकिन मेजर कंपोजिशन C6H14 है ना। पेट्रोल प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर ही है। डिजोल्व इन या सॉल्युबल इन केरोसिन, सॉल्युबल इन केरोसिन, केरोसिन क्या है तो C13H28। देखिए कार्बन कार्बन दोनों एक जैसा था क्या? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कोई स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो के पीछे नहीं लगे तो क्या लगता है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, तो मिलने का एक वजह वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत वीक होता है। ये वो वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे क्लास में बहुत सारा बच्चा है, तुमको उससे मतलब नहीं रहता है, फिर भी कहीं पर मिलेगा तो हाँ भाई ठीक है, तो हाँ ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। बस इतना वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे एकदम पूरा घुल मिल के एक दूसरे पे बैठल हैं, रूम में चौकी दू है लेकिन एक पे सुतल हैं, तो ये वाला स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो, है ना। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ठीक है, हाँ बस ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब यहां से वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि पूछा जाए व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो कहेंगे ऑलमोस्ट सब्सटेंस एक्सेप्ट नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर, सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब इसको छोड़ के बाकी जो तीन तरह का कंपाउंड था वो वाटर में सॉल्युबल हो गया, यानी नेचर में ज्यादा सॉल्युबल वाटर में, सब तरह के कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो गया, सिर्फ ये बच गया। यही ना सिर्फ बच गया,
इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नोट में लिख दीजिएगा, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट as it dissolve most of the substance, as it dissolve most of the substance, ज्यादातर सबस्टांस को ये डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लिख दिया। तो पहला किस बात पे डिपेंड कर रहा था, सॉल्युबिलिटी। पहला किस बात पे डिपेंड कर रहा था, नेचर पे। वही नेचर ही डिस्कस किए। बढ़े, दूसरा है टेम्परेचर। दूसरा बात है टेम्परेचर बदले। देखो इसके बोलते रहता है, फोटो खींच के भेज दें हैं, तुम दोनों का फोटो वीडियो कॉल ही कर लेते हैं, क्या जाता है, दिखा देंगे। देखिए टेम्परेचर, देखिएगा देखिएगा, इसमें भी तीन बात, एकदम गौर से देखिएगा। यदि सॉल्युबिलिटी इंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यदि सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। एक और बात, लेकिन ये दो बात बताने के बाद, ए इफ solubility is endothermic, solubility of solid in liquid directly proportional to temperature, है ना। और ये बात लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल जो है वही केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ता था, है ना। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस हीट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इंडोथर्मिक कहने का मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस हीट, तब बना सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा ऐसे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे चीनी
नमक, ये सब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। चीनी का चाशनी बनाते हैं हम लोग, जितना ज्यादा गर्म करते हैं उतना ज्यादा चीनी डिजोल्व है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच यदि ग्राफ बनाना होगा, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। ली चटेलियर प्रिंसिपल जानते हो इसमें खाली क्या कह रहा है? 1 मिनट हम बता देते। ये हीट है ना, यदि ज्यादा हीट देंगे तो सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिजोल्व होगा, बस यही कह रहा है। सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम का साइन है ये, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहता है, तो जितना ज्यादा आप गर्म करेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ये इसका कारण क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कह देंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल। बी, if solubility is एक्सोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक होता बाबू, इसका मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूशन इधर लिखोगे प्लस हीट। देखो अब इसको यदि तुम गर्म करोगे तो वो गर्मी जो गर्म करोगे तुम, उस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा तो किस चीज में बदल देगा? उल्टा रिएक्शन, सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? तो ये भी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। और इसका यदि ग्राफ बनाएंगे, इधर सॉल्युबिलिटी इधर टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गांव में लोटा पार्टी होता था, यहाँ भी झोला पार्टी होता है, झोला उठा लेता है पहले ही जाने के लिए सब। लोटा के साथ पहले ललटेन भी रहता था, 4:30। अब जानते हैं कोई कोई सब्सटेंस ऐसा भी है जिसकी सॉल्युबिलिटी पहले टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और फिर टेम्परेचर और बढ़ाने से घट जाता है। मतलब दोनों फिनोमिनल एक ही साथ, पहले टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। एक समय आएगा उस टेम्परेचर के बाद यदि और बढ़ा दीजिएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी, तो वो तीसरा है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का जनरल केस ये वाला है। यदि जल्दी में कोई है और आपसे पूछता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता के निकलना, इसको नहीं बताना। बोले रुकिएगा 2 मिनट तब बताते पूरा बात, नहीं तो तुरते जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चीनी देख लीजिए,
है ना, जितना टेम्परेचर दीजिएगा उतना ही चीनी डिजॉल्व होता जाएगा। लेकिन चूना पानी है, इसको गर्म कर दीजिएगा तो सॉलिड हो जाएगा, नहीं वो चूना बैठ जाएगा फिर नीचे, सॉल्युबल रहेगा ही। सी लिख दिए, तब तीसरा भी देख ले, इसीलिए पहले डिस्कस कर रहे थे, फटाफटी कह रहे थे। सी हो ही गया ना, अब ए बी सी कल थोड़े ना पढ़ाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सबस्टांस हो गया उतना देर में, हैविंग वाटर ऑफ crystallization. Solubility of some substance having water of crystallization are first increases with increase of temperature, and then decreases, आने की ग्राफ यदि बनाया जाए तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है, ऐसा और फिर ऐसा, इस टेम्परेचर तक बढ़ा और फिर घट गया, है ना। एग्जाम्पल, CuSO4 5H2, ब्लू विट्रियल, FeSO4 7H2, ग्रीन विट्रियल, ZnSO4 7H2, white vitriol, Na2CO3 10H2। क्या फॉर्मूला है इसका? वॉशिंग सोडा, CaSO4 हाफ H2, याद है किसी को? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 2H2, जिप्सम, MgSO4 7H2, जिप्सम। ये सब मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल है जिसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और फिर एक समय आएगा उसके बाद सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जानते हो क्यों? हम बताते हैं, हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप इतना जल्दी है, बहुत बड़ा बच्चा। हम बताएं? देखिए, Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा है ये, ठीक है, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धुलाता है इससे। और ये सोडा जनरली सुनगुना या गुनगुना पानी में डिजोल्व होता है,
है ना, पानी गर्म करके सोडा डाल के कपड़ा धोने वाला जो सोडा है वो यही है। एक गुनगुना पानी का लेवल होता है, ठीक है। अब इसको यदि हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो Na2CO3 10H2O का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अकबकाओ नहीं, देखो यहां, इसको यदि हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं Na2CO3 10H2O घुलेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या एबव पे गर्म कर दिए पानी में ही, तो बताओ इसके अंदर ये जो पानी है ये वेपर बन के टूट के निकलेगा कि ना निकलेगा, है ना। जब इसके अंदर का पानी टूट के वेपर निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल एनहाइड्रस हो जाता है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मॉलिक्यूल का मतलब सूख गया। मॉलिक्यूल जो पहले से क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन का हिंदी रवेदार होता है, वही मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई हो जाता है, दैट इज एनहाइड्रस हो जाता है, सूख जाता है। और जब मॉलिक्यूल सूख गया तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम जाएगी। तो अभी यदि लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप यदि उसको गर्म कर रहे हैं तो वो सॉल्युबल हो रहा है, लेकिन एबव 100 डिग्री कर दिए तो मॉलिक्यूल डीनेचर्ड हो गया, मॉलिक्यूल ड्राई हो गया, मॉलिक्यूल एनहाइड्रस हो गया। अब वो पानी में और सॉल्युबल नहीं होगा, और वो पानी में अब सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? वो और पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। क्या अब देखता होगा एक चीज? नहीं देखता है? हाँ देख लो ना थोड़ा सा। छत का ढलैया होता है तो सुबह सुबह में पूरा पानी पटाना पड़ता है उस पर। ये प्रोसेस क्या है? ये यहां से पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट में होता है। एक टेम्परेचर तक वो बर्दाश्त करता है और सीमेंट में घुला रहता है, जिससे सीमेंट सेट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर उसके अलावा यदि हाई बढ़ जाएगा, सोचकर रोशनी अभी कितना है, तो वो छत क्रैक कर जाएगा। इसीलिए हम लोग पानी डालते रहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्लास्टर ऑफ पेरिस की घट जाएगी। क्लियर है? एकदम टाइम से पढ़ते हैं, टॉपिक से नहीं, टाइम से पढ़िए।